चर्चा का आरंभ करने के लिए ये अवसर प्रदान किया। आपके भाषण से ऐसा लगा, आपने जो अभी प्रास्ताविक वाक्य कहे, उनसे ऐसा लगता है कि इस विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय से क्रोनोलॉजी के ऊपर, काल निर्धारण के ऊपर कार्य हो रहा है और बहुत कुछ यहाँ के विभाग का वेदों की तिथि के बारे में, पाणिनि की तिथि के बारे में और अन्यान्य जो जिनके विषय में विवाद है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में या कवियों के बारे में कुछ प्रारंभिक मत अवश्य बन चुका है, उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। उसमें मैं जो कहने जा रहा हूँ वो कहाँ तक समाहित होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ और ये तो विद्वानों के ऊपर है कि उसमें जो आपको उपयोगी लगे उसे ले लीजिए और जो त्याज्य हो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसा मत है जो आपके मत से विपरीत है तो वो भी कम से कम आपको सोचने का अवसर देता है, एक मन में उसके विरोध के प्रति आपके मन में कुछ न कुछ तर्क उपस्थापित करता है, जिससे कि आपका अपना स्वतः अपने द्वारा निर्धारित जो मत है वो और परिपुष्ट होता है। तो इस दृष्टि से इसका भी महत्व है। यदि आपके मत से वो संगत है तो ठीक है, यदि विसंगत है तो वो भी लाभदायक है। इस दृष्टि से मैं भी कुछ कहने का साहस यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं प्रोफेसर भरद्वाज जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत ही प्रशंसात्मक वचन मेरे विषय में कहे हैं। मैं नहीं समझता कि मैं उन सबका पात्र हूँ, लेकिन अति स्नेह गुणान्वेषी कहा है संस्कृत में। संभवतः जो अच्छा व्यक्ति होता है, विद्वान होता है, वो प्रायः सबको अपने जैसा ही समझता है। ये विषय बहुत ही जटिल है और बहुत ही करने योग्य है, जिसे कहते हैं बहुत ही डिज़ायरेबल है। ये डेजिडेराटुम जिसे कहते हैं लैटिन में, बहुत बड़ा डेजिडेराटुम है कि हमको संस्कृत लिटरेचर की क्रोनोलॉजी का, उसके एक निश्चित काल निर्धारण, उसके संबंध में विनिश्चय हो जाए, क्योंकि यही एक ऐसा बिंदु है जिस पर भारतीय विद्वानों में और पाश्चात्य विद्वानों में एक भारतीय इंडोलॉजी, भारतीय भारत विद्या और पाश्चात्य भारत विद्या जो एक नहीं हो सकी अभी तक, और यूरोप की इंडोलॉजी एक अलग मार्ग पर चल रही है, भारतीय इंडोलॉजी एक अलग मार्ग पर चल रही है। विशेष रूप से जहाँ तक काल निर्धारण का प्रश्न है, उसका मुख्य कारण यही है कि दोनों की काल की दृष्टि अलग अलग है। सामान्यतया ग्रंथों के आकलन के विषय में बहुत अधिक मतभेद नहीं है, लेकिन काल को लेकर के बहुत बड़ा मतभेद है। आप सब लोगों ने, जिन्होंने एमए किया है, सबको मालूम है कि मैक्स म्यूलर ने काल निर्धारण वेदों का किया था, जो 1200 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है वेद का काल। पहले उन्होंने, बल्कि उसके भी पहले लगभग 1500 किया था, उसके बाद में वो 1200 पर आकर के स्थापित हो गया। और आज लगभग सारे यूरोपियन और अमेरिकन विद्वान उसी तिथि से भारतीय वाङ्मय का प्रारंभ मानते हैं और यही मान करके चलते हैं कि उसको हम समेट सकते हैं। बुद्ध तक का जो काल है उसको हम लगभग 700 वर्षों में समेट सकते हैं, सारा का सारा वैदिक वाङ्मय और उसके सारा
उपनिषदों तक, और बल्कि जहाँ तक अब सूत्रों का प्रश्न है, गृह सूत्र, धर्म सूत्र इत्यादि, वो बुद्ध और महावीर के पश्चात समानांतर काल में लिखित माने जाते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर इतना अधिक समाहित हो नहीं सकता है, तो इसलिए बहुत कुछ हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, पर वैदिक ग्रंथ हैं, वो बुद्ध और महावीर के बाद लिखे गए और लगभग प्रथम शताब्दी तक लिखे जाते रहे। ये आपको पाश्चात्य जगत में लिखी गई पुस्तकों में प्रायः मिलेगा। यद्यपि आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, मैं केवल याद दिला रहा हूँ कि मैक्स मुलर ने स्वयं कहा कि ये कोई, मैंने किसी आधार विशेष पर, मेरे पास में कोई ऐसा पुष्ट आधार नहीं है जिससे मैं ये सिद्ध कर सकूं कि ये जो मैंने काल निर्धारण किया है ये बिल्कुल सही है। ये एक अनुमान है, और हम शायद कभी भविष्य में संभव हो सके कि हम इसका सही काल निर्धारण कर सकें, पर वस्तुतः आज जो हमारे पास में प्रमाण उपलब्ध हैं उनको सामने, उसके परिप्रेक्ष्य में असंभव है कि ऋग्वेद का सही काल निर्धारण हम कर सकें, और भविष्य में भी शायद यही स्थिति रहेगी। लेकिन जिसे वर्किंग हिपोथेसिस कहते हैं, उसको मान करके हम ये चल सकते हैं। बुद्ध और महावीर, लोग यही कहते हैं कि बुद्ध और महावीर, जहाँ तक भारतीय, एक देखिए भारतीय दृष्टि क्या है काल निर्धारण के विषय में। लोग ये कहते हैं, विदेशी विद्वान प्राय कहते हैं कि भारत में इतिहास की बड़ी उपेक्षा हुई है। कुछ अंशों में उनकी बात सही भी है, और उसका कारण ये बताते हैं, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, कि भारत में काल की जो गति है वो एक सीधी रेखा के रूप में नहीं है, अभी तो एक वृत्त के रूप में मानी जाती है। सब चीज़ बदलती रहती, वही आती रहती, पुनः पुनः आती रहती। साइक्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जिसे कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और पुनः आएंगे। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व कल्पयत् देवंच पृथ्वीं चैव अंतरिक्षं स्वः। फिर उसी की रचना होती है, हम लोग भी, मृत्यु होती है, पुनर्जन्म होता है। तो इसलिए जहाँ लीनियर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा कि सेमेटिक रिलीजन्स है, सेमेटिक थॉट्स में है, वहाँ कोई भी घटना केवल एक बार होती है, दोबारा नहीं होती। मृत्यु भी केवल एक बार होती है। अगर स्वर्ग मिल गया तो स्वर्ग से आप कभी दोबारा च्युत नहीं होते हैं, हर समय स्वर्ग में ही रहते हैं। और सृष्टि भी एक बार होती है, उसका अलग अलग काल है, कहीं 9000 साल है, कहीं 6000 साल है, कहीं 9000 साल है, कहीं थोड़ा सा अधिक है, कहीं थोड़ा सा कम है। उसके बाद में सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। तो हमारे यहाँ सृष्टि कभी समाप्त होती नहीं, हमारे यहाँ तो अनादि और अनंत है सृष्टि। तो इस दृष्टि से इतिहास के प्रति लोगों की रुचि नहीं रही कि ये घटनाएं, इनको रखने से, सुरक्षित रखने से लाभ क्या होगा। ये तो बार बार पुनः पुनः होती हैं और कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इससे भी बड़ी घटना किसी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जा सकती। लेकिन वस्तुतः इतिहास के प्रति जो लगाव है वो आपको अनेक संस्कृतियों में बहुत ही प्रबल रूप से दिखाई देता है। चीन और प्राचीन समय में मेसोपोटामिया और रोमन काल में, वहाँ जहाँ तक रोमन काल का प्रश्न है वो तो ऐसा है कि वहाँ पंडित लोग इस बात के ऊपर विवाद करते हैं कि ये जो सिसरो है या जूलियस सीजर है, इसने जो ये ग्रंथ लिखा है या इसने जो एक पत्र लिखा है, उसके पत्र बहुत मिलते हैं, तो ये सवेरे लिखा होगा कि शाम को लिखा होगा। दिन के बारे में तो शंका ही नहीं, वर्ष मास और दिन के बारे में तो शंका ही नहीं। शंका है तो केवल दिन के समय के बारे में शंका। तो जहाँ इतना इतिहास का, इतना इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन हो, तो उसकी तुलना में हमारे जो पुराण हैं या हमारे जो महाभारत इत्यादि जिनको हम इतिहास कहते हैं, वो बिल्कुल ही दूसरी धारा के एक ग्रंथ प्रतीत होते हैं,
जहाँ हम लोग केवल वही सुरक्षित रखते हैं जो वर्तमान के लिए आवश्यक हो। रामायण में राम, महाभारत या श्रीमद् भागवत के कृष्ण, हम केवल वो कथा या वो रूप उनका सुरक्षित रखते हैं जो हमारे लिए वर्तमान में आवश्यक हो, अपेक्षित हो, हमारे चरित्र को प्रभावित करता हो, हमारे आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो। इन सब के लिए जो महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए इतिहास है, लेकिन उनका समय और वास्तव में क्या हुआ था इदमित्थम, ये हमारे लिए जानना आवश्यक नहीं है, यद्यपि इतिहास का यही अर्थ होता है। तो भारत में इतिहास की दृष्टि बिल्कुल अलग है, उसमें कालक्रम नहीं है, उसमें ये है कि वर्तमान के लिए जो उपयोगिता है उस रूप में उसको रखा जाए। आज इतिहास की नई परिभाषा है द विजन ऑफ पास्ट थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रेजेंट। वर्तमान की दृष्टि से, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भूतकाल का आकलन, ये इतिहास है और इसीलिए बदलता रहता है। आज जो इतिहास के प्रति आपका परिप्रेक्ष्य है, आज जिसको आप इतिहास मानते हैं, आप देखें पाकिस्तान में भारत का इतिहास जिस तरह से लिखा जाता है वो अलग है। रूस में जिस समय कम्युनिस्ट लोग थे उन्होंने जो अपने यहाँ का इतिहास लिखा या यूरोप का इतिहास लिखा बिल्कुल अलग। और उसके बाद जैसे जैसे राजनीतिक स्थितियाँ बदलती हैं, सामाजिक स्थितियाँ बदलती हैं, तो इतिहास की दृष्टि बदलती चली जाती है। तो वस्तुतः इतिहास जहाँ तक जब आप इंटरप्रेट उसको करते हैं तो उसको आप वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार इंटरप्रेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम अपने इतिहास में आज हमको बड़ी आपत्तिजनक लगती हैं, आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले नहीं लगती थी। घटना वही है शायद, लेकिन हमारी दृष्टि बदल गई। हिस्टोरियोग्राफी जिसको कहते हैं वो बिल्कुल अलग है। इतिहास का आकलन, फैक्ट्स, वस्तुतः इतिहास जो है ये सोचना गलत है कि इतिहास जो है वो फैक्ट्स के ऊपर आधारित है। फैक्ट्स क्या हैं जिसको जानने की वस्तुतः आज हमारे पास में आज जानने का कोई साधन नहीं। और जो ये कहा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल साधन है हमारे पास में या कोई और अन्य साधन है, तो वो भी एक सीमित साधन है, क्योंकि वो भी उसमें भी एक आकलन की और अपने व्यक्तिगत इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है। एक वस्तु जो आपकी है उसका आप काल जो निर्धारण करेंगे वो भी बहुत निश्चित हो कोई आवश्यक नहीं, जब तक कि उसमें स्वयं काल नहीं लिखा हुआ है। आप अगर कोई ताम्रपत्र को लेते हैं और उसमें काल निर्धारण है, काल लिखा हुआ है तो ठीक है। नहीं तो अगर आपको कोई आर्कियोलॉजिकल फाइंड अगर आपके पास में है, उसका काल निर्धारण आप करते हैं, कार्बन C4 की डेटिंग से आप कर सकते हैं, वो ठीक है। उसमें भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, ये बात भी सही है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो घटनाएं बताई जाती हैं, ये भी एक, यहाँ अगर कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए सड़क पर, 3 आदमी से पूछे तो 3 तरह के विवरण मिलेंगे। इसकी गलती थी नहीं, उसकी गलती थी नहीं, वो ऐसा था, वो वैसा था। तो वस्तुतः फैक्ट क्या है? फैक्ट स्वयं अपने में वो भी एक व्यक्तिगत आकलन की चीज़ है। जिसने लिखा है, जो इतिहास लिखता है, हर्षचरित बाण ने लिखा, कितना उसमें इतिहास है, कितनी कल्पना है, कितना काव्य है। हम लोग इतिहास मानते भी नहीं, उसको तो काव्य मानते ही। जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है, उसमें जो इतिहास है, उसने जो राजाओं का चित्रण किया है, कितना उसमें ऑब्जेक्टिव है, कितना सब्जेक्टिव है, ये भी एक विवाद का विषय है। अस्तु, शायद जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो पीछे रह जाएगा। मैं प्रारंभ करता हूँ अपनी बात से। वेदों के काल निर्धारण की चर्चा यहाँ पर की गई। मैं इसको प्रारंभ करना चाहता हूँ महाभारत के काल निर्धारण से, क्योंकि वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक कहना चाहिए कि मजबूत आधार हमारे पास में है, ज़मीन हमारे पास में है, और वो है मेराइन आर्कियोलॉजी के कारण से। मेराइन आर्कियोलॉजी जिसके पुरोधा थे S.R. राव, जिन्होंने
कई स्थानों पर खोज की, गोवा में की, और विशेष खोज जो उनकी है वो द्वारका पर है, भेंट द्वारका। द्वारका आप गए होंगे तो देखा होगा कि आपने द्वारका में आप शिप से या नाव से जा कर के द्वीप पर जा सकते हैं, जिसे भेंट द्वारका कहते हैं या बेट द्वारका वहाँ कहते हैं, जहाँ कहते हैं सुदामा और श्री कृष्ण की भेंट हुई थी यहाँ पर। उसी के पास में वहाँ एक वहाँ वरुण का मंदिर था, वरुणालय था, जो इस समय पानी के अंदर चला गया है। वहाँ पर जो खोज की गई है तो वो उसमें अंदर जाकर के ये देखा गया है वो द्वारिका के विषय में सबको एक जिज्ञासा थी, और द्वारिका के विषय में हमारे ग्रंथों में विवरण मिलता है कि श्री कृष्ण के चले जाने के बाद में द्वारिका समुद्र में डूब गई, या समुद्र ने श्री कृष्ण को बसाने के लिए, नगर बसाने के लिए भूमि दी थी, और उसके पश्चात वो डूब गई, टोटली सबमर्ज्ड, इनंडेटेड। वो एक तरह से जैसे रिक्लेमेशन की भूमि थी, उसको उससे समुद्र से रिक्लेम किया गया। अब उसके नीचे जब अंदर गए तो उनको पता चला कि जो समुद्र की तलहटी है उसमें उनको द्वारिका का की जो नगर प्राचीर है उसके कुछ अवशेष मिले। ऐसा माना जाता है कि वो किसी समय जो द्वारिका रही होगी उसके अवशेष हैं। अब वो समुद्र के ऊपर के तल से लेकर के और नीचे तक उसकी भूमि की जो गहराई है वो लगभग 3500 फीट है, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 100 वर्ष में समुद्र का स्तर 1 फुट बढ़ता है। तो लगभग 3500 वर्ष प्राचीन द्वारिका होनी चाहिए। उसके पश्चात वहाँ जो वस्तुएं मिली मेसोपोटामिया की, बेबीलोनिया से हम लोगों का व्यापार संबंध था, संभवतः आप इतिहास के लोग जानते होंगे। एक बौद्धों का एक जातक है, बाबेरू जातक, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। जातक है, बहुत प्राचीन नहीं है, मान लेते हैं हम वो बुद्ध के, कुछ तो बुद्ध के बाद लिखे गए, लेकिन बाबेरू या बेबीलोनिया का जो पाली रूप है वो बाबेरू है। जातक बहुत रोचक है, आप लोग पढ़ेगा, उसमें कोई कौआ यहाँ से ले जाता है, वहाँ पक्षी नहीं होते हैं तो कौआ बहुत महंगा बिकता है। फिर उसके बाद जब कोई मोर ले जाता है यहाँ से, तब तो कहना ही क्या है, लोग एकदम मुक्त हो जाते हैं। तो बड़ा रोचक जातक है, उसको पढ़िएगा। बेबीलोनिया से हमारे ट्रेड रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और ये जिसने आप अभी सिंधु घाटी की सभ्यता की या सरस्वती सभ्यता की चर्चा हो रही है, तो उस सभ्यता में जो 2500 साल या 2800 साल ईस्वी पूर्व से लेकर के और 2400 साल ईस्वी पूर्व तक लगभग, और आगे तक बल्कि 1900 ईस्वी पूर्व तक चलती रही है। तो उस लगभग वही समय है जब जैसे आज हम इराक कहते हैं, तो बेबीलोनिया तो खैर नीचे लगभग समुद्र के किनारे है, उसके ऊपर वहाँ सुमेरियन, वहाँ 3-4 विशेष जातियाँ रहती थी, अकार्ड्स और असुर, असीरियंस, और ये सुमेरियन, बेबीलोनियन, और वहीं पर उससे जो जुड़ा हुआ तुर्की का भाग है, वो सब तुर्की का अधिकांश भाग इराक के साथ, मेसोपोटामिया के साथ में जुड़ा हुआ था, जैसे अनातोलिया ग्रीस में कहते हैं। तो वहाँ तक, वहाँ पर अभी हम आएंगे उस पर, हित्ताइत साम्राज्य पर, तो उनके साथ में बहुत अच्छे हमारे संबंध थे, बहुत दिनों तक रहे। बेबीलोनिया वाले बड़े आलसी थे, उन लोगों के पास में तो कभी नेवी या इस तरह के समुद्र के जहाज़ वो कभी बाहर नहीं गए, लेकिन हमारे यहाँ से लोग जाते थे। गुजराती लोग जो थे उस समय भी काफ़ी एंटरप्राइजिंग थे, और निकल करके, द्वारका का अर्थ होता है गेटवे, द्वारका, वहाँ से निकल करके बाहर जाते थे, वहीं से प्रवेश होता था। इसीलिए वहाँ वरुण का मंदिर था, वरुण की पूजा करने के बाद में, और वहाँ क्योंकि वरुण जल का देवता है इसीलिए वहाँ वरुण का मंदिर था। अब आप देखिए कि आप लगभग ये जो समय है उसकी जो C4 की जो डेटिंग, जो उसकी समुद्र की तलहटी से जो कुछ भी वस्तुएं मिली हैं, और यहाँ की नहीं, वो भारत की हैं, वो मेसोपोटामिया की,
तो वो उनकी भी डेटिंग जो है लगभग 1400 ईस्वी पूर्व आती है। तो कृष्ण का समय या द्वारिका के डूबने का समय लगभग 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व 1350 के आसपास, 1335 से लेकर के आदि आदि, इसको थोड़ा उतना एग्जैक्ट नहीं हो सकता है वो, लेकिन आप 1350 के आसपास उसको समझ लीजिए। 1350 से लेकर के 1200 तक भी हो सकता है वो, आप 1350 से 1300 तक और थोड़ा सा आगे आ सकता है। तो अगर आप महाभारत का काल लगभग 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मानते हैं, तो थोड़ा सा आप एक आपके पास में एक आधार भूमि आ जाती है। और आप देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण के अंत में विचित्र वीर का उल्लेख है। आप देखते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है। अब आप देखें कि शतपथ ब्राह्मण की रचना लगभग यहाँ तक 13वीं शताब्दी तक या 12वीं शताब्दी तक या 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक चलती चली आई होगी, ऐसा मानना चाहिए। इस दृष्टि से भी मानना चाहिए कि इसी शतपथ ब्राह्मण में ज्योतिष का जो उल्लेख मिलता है, जिससे शायद आप सब परिचित हैं, कृत्तिकासु आदधीत एता हवै प्राच्यै दिशो नच्यवन्ते सर्वाणि हवा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यै दिशश्च्यवन्ते। इसका निर्माण, वेदी का निर्माण एक जो स्थायी वेदी यज्ञ बनाने के लिए है, उसमें अग्न्याधान कृत्तिका नक्षत्र में करना चाहिए, क्योंकि वो पूर्व में उदित होती हैं और वो पूर्व से कभी भी विचलित नहीं होती हैं। पूर्व में उदित होती हैं। पूर्व कब होता है? सूर्य का पूर्व में उदित होता है, आप लोग जानते होंगे, जानते हैं ना। अभी थोड़े दिन पहले ठीक पूर्व में सूर्य उदित हुआ था 21 मार्च को। 21 मार्च को जितना बड़ा दिन होता है उतनी बड़ी रात्रि होती है, और जिस बिंदु पर वो उदित होता है वो ठीक पूर्व है। उसके पश्चात अब आप देखेंगे धीरे धीरे वो उत्तर की ओर खिसकता चला जाएगा, और 22 सितंबर के बाद में वो पुनः नीचे की ओर आना प्रारंभ होगा। प्राच्य दिशो नच्यवन्ते, इसका मतलब है कि ठीक पूर्व में उदित होती है। आज ये स्थिति नहीं है। पंचांग में देखिएगा जा करके, आपके यहाँ सबके पंचांग होगा कि 21 मार्च को कौन सा नक्षत्र है। कृत्तिका से हमारे नक्षत्रों की गणना होती थी, इसीलिए कि वो ठीक उस समय वसंत संपात हुआ करता था। अर्थात वसंत संपात कब होता है? जब दिन और रात बराबर होती है, तो वहाँ से वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। अब कृत्तिका से नक्षत्र प्रारंभ होता था। एक फिनोमिना है जिसे प्रीसेशन ऑफ सीजन्स कहते हैं। प्रीसेशन किसको कहते हैं? कि हमारी जो ऋतुएं हैं या हमारे जो नक्षत्र हैं या राशियां हैं, वो पीछे खिसकती चली जाती हैं। फिनोमिना वही रहता है, प्रकृति का दृश्य परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन उसकी तिथियां परिवर्तित होती रहती हैं। और तिथियां क्यों परिवर्तित होती हैं? इसका कारण पृथ्वी की अपनी गति। पृथ्वी में 3 गतियां हैं। हमारा जो ग्लोब है उसमें 3 गतियां हैं। जैसे कि एक लट्टू होता है, उसको आप जब अगर अच्छी तरह से चला करके फेंकते हैं तो उसमें 3 गतियां होती हैं। एक गति तो उसमें होती है कि वो घूमता है, अपनी धुरी पर घूमता है। दूसरी गति होती है कि वो चारों तरफ घूमता है, गोलाई में घूमने लगता है। और तीसरी एक गति होती है कि जब आप उसका ऊपर का सिरा देखेंगे, ऊपर का बिंदु देखेंगे, तो वो हिलता हुआ आपको दिखाई देगा, स्थिर नहीं होगा। सबसे ऊपर के बिंदु पर ध्यान दीजिए, वो हिलता हुआ दिखाई देगा। ये 3 गतियां हैं। तो ये जो तीसरी वाली जो गति है, जिसमें जो उत्तरी ध्रुव हिलता है, उत्तरी ध्रुव में भी जो परिवर्तन होता है, हिलता रहता है, तो उसके कारण से हमारी जो ऋतुएं हैं या उनके जो नक्षत्र हैं वो पीछे खिसकते चले जाते हैं। यही कारण है कि आज जो आपकी मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति आपकी 21 या 22 दिसंबर को होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन से दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं। उस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, लेकिन हम उत्तरायण नहीं मानते उस दिन से। हम मानते हैं एक विशेष राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है, तब हम उसको उत्तरायण की संज्ञा देते हैं, जो 14 जनवरी को होता है। तो हमारी मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ती है।
अब आप देखिए, अगर वहाँ से आप गिने 9 दिन 10 दिन उधर के और इतने दिन इधर के, तो लगभग 24 दिनों का अंतर है। और ये अंतर बढ़ता चला जाता है। 70 वर्ष में 1 दिन का अंतर पड़ता है। तो आप देखेंगे थोड़े दिनों में, तो अभी 15 जनवरी हो जाएगा और उसके पश्चात में ये 70 वर्ष लगभग पूरे होने वाले हैं। और फिर अगले 70 वर्ष में फिर वो 16 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ेगी। तो इस तरह से होते होते ये बढ़ता चला जाता है। और आज अभी जो वस्तुतः उत्तरायण जो सूर्य होते हैं वो धनु में होते हैं, लेकिन मकर में माने जाते हैं, क्योंकि मान्यता इसी प्रकार की। और कृत्तिका में सारे जो नक्षत्रों की गणना है हमारे, आप अथर्ववेद में ले लीजिए या तैत्तिरीय संहिता में ले लीजिए, कृत्तिका से प्रारंभ होती है। वराह मिहिर के समय तक आते आते उन्होंने देखा कि कृत्तिका से तो कहाँ वर्ष का प्रारंभ होता है। तो उन्होंने 2 नक्षत्र खिसक गया, हमारी ऋतु में 2 नक्षत्र खिसक गए, तो उन्होंने अश्विनी से गणना प्रारंभ की। आज हम लोग नक्षत्रों की गणना अश्विनी से करते हैं, अश्विनी वर्णी इत्यादि। अब उस थोड़े अगर वास्तव में देखा जाए तो अश्विनी से भी हम लोग पीछे, रेवती और उत्तर भाद्रपद वहाँ से कहीं से शुरू करना चाहिए, वर्ष का आरंभ वहाँ से हो रहा है। तो अब कोई वराह मिहिर जैसा कोई ज्योतिषी हो तो उसको फिर से ठीक करे। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि कृत्तिका से आददित, कृत्तिका की ये जो स्थिति जो मैं बता रहा हूँ, ये 1300 ईस्वी पूर्व में आकर के लगभग समाप्त हो जाती है और 1100 ईस्वी पूर्व तक चलती है। अर्थात अगर शतपथ ब्राह्मण की रचना लगभग 1300 ईस्वी पूर्व में या तो समाप्त हो चुकी थी और ये कृष्णवाला या विचित्रवीर्य वाला जो प्रसंग है सबसे बाद में हो सकता है जोड़ा गया हो, अन्यथा आप इसको बहुत खींच करके अगर शतपथ ब्राह्मण का काल लाएंगे तो 1100 ईस्वी पूर्व तक ला सकते हैं। इससे अधिक आगे नहीं बढ़ सकता है ज्योतिष की दृष्टि से। और उसके पीछे आप इसको कृत्तिका का नक्षत्र का जितना समय होता है वो वहाँ तक आप उसको ले जा सकते हैं, जो कि लगभग जाकर के एक पूरी राशि को इसमें इधर से उधर जाने के लिए, उसके पीछे जाने के लिए लगभग 2100 वर्ष का समय लगता है। तो आप एक राशि में 9.25 तारे होते हैं। तो आप लगभग उसका एक नक्षत्र अगर आप निकाल लें तो पता चल जाएगा कि लगभग शतपथ ब्राह्मण का काल जो है उससे आप अधिकतम 800 वर्ष पूर्व अर्थात 1100 से आप और थोड़ा सा पीछे चलिए तो 1900 से लेकर के 1800, 1900 से लेकर के 1100 तक का काल लगभग ये शतपथ ब्राह्मण का काल ज्योतिष की दृष्टि से ठहरता है। अब जहाँ तक ऋग्वेद का प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण की जो भाषा है उस भाषा, आपको पता है कि शतपथ ब्राह्मण की भाषा और ऋग्वेद की भाषा में बहुत अंतर है। ऋग्वेद की भाषा बहुत जटिल है व्याकरण की दृष्टि से, कितने उसमें रूप हैं और कितनी तरह के रूप हैं, कितने आप केवल लेट लकार ही उसमें एक नया नहीं है, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो आपके लुंग लकार के आउरिस्ट जिसको कहते हैं उसके कितने सारे रूप हैं और उसका एक अपना स्टेम है जिसके कि और डिफरेंट जिसे मूड्स कहते हैं उसमें और कितने कितने उसके रूप बन जाते हैं। तो संस्कृत में आकर के तो भले ही आपको 90 या 180 रूप मिलते हों, ऋग्वेद में एक धातु पे आपको सब नाम भी मिलते हों तो भी आप लगभग 250 रूप तक तो आप पहुँच ही जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सब आकर के शतपथ ब्राह्मण में लगभग समाप्त हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि भाषा जो है धीरे धीरे विकसित हो रही है। और स्वयं ऋग्वेद में भी जब आप देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ प्राचीन सूक्त हैं, कुछ नवीन सूक्त हैं। पुरुष सूक्त है बिल्कुल आपको लगता है अनुष्टुप छंद में है। प्राचीन जो है वो उनके छंद थोड़े से दूसरे हैं। सबसे प्रसिद्ध छंद जो त्रिष्टुप या गायत्री इत्यादि जगती, ये सब जो ऋग्वेद के अपने छंद हैं। अनुष्टुप छंद तो क्या आप लोगों को तो कहते हैं कि वाल्मीकि की रचना है, तो यद्यपि
उसका ऋग्वेद में प्रयोग देखा ही जाता है, आपका पुरुष सूक्त में। जो भी हो, तो स्वयं ऋग्वेद में भाषा का इतना वैविध्य है और इतना वैभिन्न है कि वो एक काल की रचना नहीं हो सकती, एक समय की या 100 वर्ष की रचना नहीं हो सकती है। 100 वर्ष के अंदर ऋग्वेद नहीं लिखा जाता, उसमें इतने सारे ऋषियों की वाणी है और उन ऋषियों की जो परंपरा आपको उपनिषदों में प्राप्त होती है, उन सब ऋषियों के पिता, पितामह, गुरु इत्यादि सबका वर्णन आपको प्राप्त होता है, पुराणों में भी प्राप्त होता है, पूरी सूची आपको प्राप्त होती है। हमारी जो मान्यता है वो ये है कि वेदव्यास ने, महर्षि वेदव्यास ने कलियुग के प्रारंभ में अर्थात 3100 ईसा पूर्व लगभग जा करके सब परिवारों में जा करके और इन मंत्रों को एकत्र किया और उसके पश्चात एक कलेक्शन बनाया। कलेक्शन को ही संहिता कहते हैं, इसीलिए उसको संहिता कहते हैं। तो जब उन्होंने इसको एकत्र किया तो निश्चित रूप से उनके परिवार में कब से चल रहे थे मंत्र, पितृ पितामहों के द्वारा रचित, अब बच्चों ने ये जब दिए होंगे तो वो उनके उसके पहले 50 साल या 100 साल या 200 साल से उनके परिवार में प्रचलित थे, कहा नहीं जा सकता। तो 3100 वर्ष पूर्व ईसा से या 3000 वर्ष पूर्व इनका संकलन हुआ और उसके पूर्व की रचना आप कम से कम 300-400 वर्ष पूर्व इसके और जा सकते हैं। तो हम लोगों की भारतीय मान्यता जो है, मुझको उसमें लगता है कि किसी भी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है और ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से या भाषा के तत्व की दृष्टि से, भाषा के विश्लेषण की दृष्टि से प्रमाणित होती है। उसमें जिन राजाओं का उल्लेख है उनका और जिन राजनीतिक परिस्थितियों का उल्लेख है वो भी उसको पुष्ट करती हैं। उसके ऊपर कभी बाद में मैं बताऊंगा किस प्रकार से वो अफ़गानिस्तान की नदियों की बात करते हैं, पख्तों की या पख्तून लोगों की या पठानों की बात करते हैं, हरखवैती, अनेक आर्जिकी इत्यादि जो अफ़गानिस्तान की नदियाँ हैं उनका उसमें उल्लेख, जिससे लगता है कि जो आज अफ़गानिस्तान का और थोड़ा सा पर्शिया का जो भाग है वो भाग और वहाँ से लेकर के पंजाब तक का ये जो भाग था, ये उस समय जो ऋग्वेद के रचयिता हैं उनका स्थान रहा होगा, उनकी जन्मभूमि या कर्मभूमि रही होगी। तो ऋग्वेद के पश्चात अथर्ववेद में भी यद्यपि काफ़ी प्राचीन सूक्त हैं लेकिन सब नहीं हैं। तो हम लोग ये मान करके चल सकते हैं, मैं समझता हूँ कि स्वयं जो तिलक का मत था ऋग्वेद को, मैं उनके इस मत से तो खैर प्रभावित नहीं हूँ कि वो आर्किटिक होम इन दी वेदास, कि हम लोग जो वेदों की रचना जो है वो नॉर्थ पोल में हुई जहाँ पर एस्किमोज रहते हैं, इससे तो खैर मैं नहीं सहमत हूँ। लेकिन मैं इस बात से ज़रूर सहमत हूँ जो उन्होंने कालक्रम दिया है, यद्यपि वो और ज़्यादा पीछे चले गए हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारी पौराणिक मान्यता है ऋग्वेद के विषय में, उसमें शंका करने की किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। दूसरी लिंग्विस्टिक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसकी पुष्टि होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं भाषा सरलतर होती चली जाती है, भाषा सुगम होती चली जाती है, भाषा में रूप कम होते चले जाते हैं और आप देखते हैं कि प्राकृत में आकर के फिर एक ही गण रह जाता है, 10 गण की जगह पाली प्राकृत में तो भाई एक ही गण। तो आप कहाँ ऋग्वेद की एक प्रचुरता, उसकी समृद्धि क्रियाओं की और क्रिया रूपों की, और कहाँ पाली और प्राकृत। और बुद्ध और महावीर के समय में क्या स्थिति है? बुद्ध और महावीर के समय में संस्कृत केवल विद्वानों के बोलचाल की भाषा है, सामान्य जन सामान्य की भाषा प्राकृत है। अब आप प्राकृत या पाली या जो कुछ भी कहिए, पाली के विषय में तो थोड़ी सी शंका है कि वो कहाँ की भाषा थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाली भारत में उसका जन्म भी नहीं हुआ, उसका श्रीलंका में जन्म हुआ। खैर उसको हम छोड़ देंगे, पाली भी एक प्रकार की प्राकृत है या पूर्वतन प्राकृत है, संस्कृत के अधिक समीप है।